तो अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या वुमेन में भी एक रेवोल्यूशन की आग थी कि रेवोल्यूशन वुमेन इसलिए कर रही थी कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें भी कुछ फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, उन्हें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो लेट्स सी। बाद में रेवोल्यूशन में वुमेन भी बहुत अच्छे से रेवोल्यूशन का पार्ट बनी। वुमेन की खुद की 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे जिसमें उनकी खुद की कुछ डिमांड्स थी। वो चाहती थी कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है, और असेंबली में उन्हें इलेक्ट होने दे और उनका पॉलिटिकल ऑफिस बने और राजनीति में आ सके। उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना था और अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ना था। तो जब न्यू गवर्नमेंट बनी तो उनकी ये डिमांड्स माननी पड़ेगी कि लेडीज़ को जॉब करने दें और लेडीज़ बिल्कुल फ्री हो, और सबसे बड़ी बात, जब अगर वो चाहे तो डिवोर्स वगैरह ले सकती है। इस तरह के उन्होंने अपने राइट्स की डिमांड की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का एबोलिशन यानी उसे खत्म किस तरह से किया गया था। तो एक ट्रायंगुलर सिस्टम था कि जो ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम था जिसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों कंट्रीज इंक्लूड थी। जहाँ पर क्या होता था कि जैसे प्लांटेशन के लिए लेबर्स चाहिए होते थे तो वहाँ पर लेबर्स की कमी थी, तो लोग अफ्रीका जाते थे और वहाँ से वहाँ के सिटीजन्स को बंदी बना के लेकर आ जाते थे और अमेरिका में उन्हें बेच दिया जाता था। और इसी तरह से मतलब इन तीनों कंट्री जो है आपस में एक दूसरे के सिटीजन्स को लेकर आती थी और छोटी छुपे उन्हें बंदी बनाकर उन्हें बेच देती थी। 1794 में कन्वेंशन आया और उन्होंने कहा कि अब कोई स्लेवरी नहीं अपनाएगा या अब किसी तरह की स्लेवरी नहीं होगी। लेकिन 10 साल तक ही ये चलता है क्योंकि बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं और फिर से स्लेवरी सिस्टम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि स्लेवरी अब नहीं होगी। मतलब फाइनली 1848 में इसे डिक्लेयर किया कि अब किसी तरह की स्लेवरी नहीं की जाएगी। सारे स्लेव्स का एमेंसिपेशन कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया और स्लेवरी अब खत्म हो गई। तो अब आगे था, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे। हर दिन कोई ना कोई रेवोल्यूशन किस तरह से अपना रूप लेता था देखते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में प्रियम्बल से होते हैं, तो जिसमें लिखा रहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसी तरह फ्रांस में भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लाया गया और ये है मतलब वहाँ के सिटीजन्स से मतलब कुल मिला के उसको प्रोक्लेम्ड करता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने चाहिए, हर तरह के नेचुरल राइट्स होने चाहिए। जगह जगह पर इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी देकर उसको मतलब आगे से आगे बढ़ाया कि लोगों के पास अब अपने अपने इक्वल राइट्स हैं। इस तरह से ये चीज़ धीरे धीरे वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते जा रहे थे अपनी लाइफ से। लेकिन अचानक से 1874 के टाइम नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है और वह खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित करता है और उन्होंने आसपास की यूरोपियन कंट्रीज को भी जीत लिया था। उन्होंने काफ़ी सारे वॉर्स लड़े थे और इस तरह से वो बहुत अच्छे लीडर आगे जाकर बनते हैं। वो अच्छे लीडर भी थे तो बुरे भी थे, एक तरह से वो तानाशाह भी थे, लेकिन उनकी स्पीचेस ऐसी होती थी कि लोगों के बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, वो लोगों को बहुत एक्साइटेड करती थी। उनके अंदर काफ़ी सारी अच्छी स्किल्स थी। वो खुद को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में मान रहे थे। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लॉ बनाए थे, एक यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कि हर जगह एक समानता वाला सिस्टम होना चाहिए। शुरुआत में नेपोलियन को एक लिबरेटर यानी उदारवादी, यानी कि मतलब एक चीज़ कोई भी चीज़ हो उसको बहुत पोलाइटनेस के साथ जब हम काम करते हैं तो उसे हम लिबरेटर बोल सकते हैं। बाद में वो भी बहुत फोर्स के साथ में आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन्हें फिर बाद में क्या हुआ, वो लोगों को फोर्स करने लगे धीरे धीरे, तो फिर वो भी बन जाकर बुरे बन गए।
या बुरे लगने लगे। फिर उन्होंने वाटरलू का युद्ध लड़ा था और उसमें वो हार गए थे। फिर जो ये चेंजेस हुए थे इससे लोग बहुत अफेक्टेड थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट आए थे तो लोग बाग उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। तो इस ये चीज़ अफेक्टेड मतलब इंस्पायर्ड रहे थे काफ़ी टाइम तक। तो जो चीज़ें लोगों को नेपोलियन की अच्छी लगी थी तो उन्होंने लंबे टाइम तक उसको फॉलो किया था। बट जो फ्रांस है फाइनली फिर बाद में प्रॉपरली एक अपने आप में रिपब्लिक कंट्री बन गया था। तो इस तरह से हमने हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसे कंप्लीट किया। थैंक यू।